मैं आपको फिर से इतिहास का एक नया चैप्टर लेकर आ चुका है। इसका नाम है वैदिक पीरियड। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं, पर इससे इतने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना नहीं है। पर आप जनरल नॉलेज को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते, कहीं से भी आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड से आप समझते क्या है? वैदिक पीरियड ये एक तरह की संस्कृति थी जिसके संस्थापक आर्यन थे, जो यूरोप के यूरोप से आए हुए थे, जो भारत में बस के। आपको मैं एक आसान तरीके से समझाता हूँ कि वैदिक पीरियड थ्योरी हमें दी थी मूलर थ्योरी। मूलर एक नाम का शख्स था जिसने ये थ्योरी दी कि जो आर्यन थे वो यूरोप के कैस्पियन सागरीय क्षेत्र से आए हुए थे, जो भारत में आकर बस गए। आर्यन ये 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व था। आप सोच रहे होंगे कि आर्यन संस्थापक, वो आर्यन थे, वो वैदिक के पीरियड के संस्थापक थे। पर जो आर्य समाज की थी वो अलग तरह का एक समाज था, जिसे संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो हम आगे आपको वैदिक काल में लोगों के रहन सहन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसे इन्होंने दो भागों में बांटा था। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के ऋग्वैदिक, जरा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व को उत्तर वैदिक में बांटा गया था। ऋग्वैदिक में अनेक बातें ते ईरानी भाषा में भी अभिलेख की गई हैं। आर्य की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इससे हमें पता लगता था कि जो आर्य थी उनकी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इनका प्रिय जानवर घोड़ा था। ये घोड़े से बहुत लगाव करते थे, क्योंकि जब ये यूरोप से आए होंगे तो ये घोड़े पर ही ईरान, अफगानिस्तान जैसे रास्तों से भारत तक पहुंचे थे। तो इससे हमें पता लग सकता है कि जो घोड़ा था वो इनका मन पसंदीदा जानवर था। परंतु हमें ऋग्वैदिक काल में यह भी सुनने को मिलता है कि जो युद्ध होते थे उनमें गाय का भी इस्तेमाल किया जाता था। हमें एक बोझ कोई इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है कि जो इंद्र एंड मित्रा जो सेंट्रल एशिया थ्योरी को प्रूव करता है। ये बोझ कोई इंस्क्रिप्शन हमें यह प्रूव करता है कि ये एशिया से ही थे। इसका आर्थिक जीवन का बहुत आसान था। ये आर्थिक जीवन में पशुओं का महत्व स्वादी था। ये पशुओं का ज़्यादा प्रयोग करते थे। इनमें ये ऋग्वैदिक में दान्य की चर्चा भी की गई है। अब हम संपत्ति की गणना पर करते हैं कि संपत्ति की गणना ये कैसे करते थे। तो मैं बता दूं, ये संपत्ति की गणना ना रई मवेशियों के रूप में होती थी। ये मवेशियों के रूप में उसकी गणना करते थे। जब भी वे किसी भी पैसे, हम पैसे बोलते हैं, तो वे उसे मवेशियों के रूप में उसकी गणना करते थे। अब इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो भी बहुत आज के ज़माने से बहुत अलग थी। जो परिवारों को मिलाकर एक ग्राम बनाते थे। जैसे आप देखते ही हो आजकल गांव है वो उन्हें मिलाकर एक ग्रामीण कहा जाता है। जो जैसे एक परिवार है, उसमें उसके किसी गांव में 4-5 परिवार रहते हैं, तो उसे हम गांव बोलते हैं। उसी प्रकार इनकी वैसी ही राजनीतिक व्यवस्था थी। तो इसमें हमें 10 राज्य के युद्ध के बारे में भी पता चलता है कि वो 10 राजा थे। उन्होंने नदी पर अटैक करके उनके साथ युद्ध हुआ था, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो आप यहाँ पर इससे बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे कि आपके ये एग्जामिनेशन के तौर पर बहुत अच्छे नोट्स हैं। आप साथ में इन्हें बनाए भी। आगे लेकर चलता हूँ। चलो अब आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं ऋग्वैदिक देवता। तो ऋग्वैदिक देवताओं को ये अपने ऋग्वैदिक में देवताओं को की मान्यता थी कि वरुण को ये ऋत का संरक्षक मानते थे, और इंद्र को युद्ध में नेतृत्व करता, और पुष्ण को चारगांव का स्वामी। तो अब हम
इस जो वैदिक पीरियड था उसे उसको 4 भागों में बाँटा गया है। मतलब 4 भागों में बाँटा गया है, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, त त अर्थ अर्थवेद अर्थवेद में बाँटा बाँटा गया है। जैसे हम देख सकते हैं कि ऋग्वेद में हमें 10 बंडलों का एक समूह मिलता है। उसमें 128 देवताओं की स्तुति है तथा 10,462 मंत्रों का संकलन भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। इससे आप पहला तथा 10वां बंडल सेपक माना गया है। मतलब जो पहला और 10वां बंडल था वो सेपक माना जाता था, और 90 बंडल में सोम की चर्चा थी। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। जैसे आप देख सकते हो कि ऐसे मैंने लिखा है कि आप भी ऐसे अच्छी तरह से जब एग्जामिनेशन का डे होता है उस दिन आप एकदम सभी को एक नज़र मार कर उन्हें याद कर सके। जैसे गायत्री मंत्र भी हमें ऋग्वेद से मिला गया है। जो सरस्वती नदी है वो भी एक पवित्र नदी के रूप में ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। तो आगे हम चलते हैं सामवेद ये इसका दूसरा भाग है। इसमें ज़्यादातर संगीत के रूप में इसे लिखा गया है। इसमें मतलब 1603 शब्द हैं और इसे सामा से ड्राइव किया गया है। अब आ जाता है हमारे यजुर्वेद। यजुर्वेद तो 2 भागों में बांटा गया है, वाइट यजुर्वेद और ब्लैक यजुर्वेद। तो इसमें जो डील एंड प्रोसीजर किया गया इन द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइजर, जैसे कृष्ण युजवेंद्र, शुक्ल युजवेंद्र, इसे इन भागों में बांटा गया है। तो आप इसके बारे में आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में इतना डीपली नहीं पूछ सकता। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यजुर्वेद कितने भागों में बांटा गया है। तो आगे मैं आपको इतना आपको जरूर पता होना चाहिए यजुर्वेद कितने भागों। आगे मैं आपको एक और लेकर चलता हूँ कि अर्थवेद क्या थे। अर्थवेद को 711 मंत्रों तथा रचना अर्ताब ऋषि ने इसकी रचना की थी। अर्थवेद में सभा और स्मृति को प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया। मतलब जो अर्थवेद है वो भी एक तरह का वेद था। उसमें जो सभा और स्मृति था उसमें प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है। अब आता है ब्राह्मण में मंत्रों तथा वेदों का अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ईश वेद, जो भी अपने ब्राह्मण है वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मतलब शादियों में भी देखते हैं वो सारे हमारे ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऐसे ही वेदों से लिए गए हैं। तो अभी मैं बताता हूँ ऋग्वेद से क्या है। ऋग्वेद से हमारा लिया गया है ऐतरेय, कौशिक, यजुर्वेद से लिया गया है तैत्तिरीय, सतवेद, और समावेद से लिए गए पंचवची और सामनीय। तो इसके साथ मैं आपको यहाँ पर आगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर जानिए तथा सम्राट के बारे में अगला वीडियो ला रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।